चलिए उत्तराखंड की खबरें विस्तार से अब आपको बताते हैं। देहरादून में सबसे एक बड़ी खबर यहां से सामने आई है, जहां पर लव जिहाद के मामले को लेकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की शिकायत पर दून कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इखलाक नाम के आरोपी को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को दून लाया गया है। इखलाक नाम के आरोपी ने खुद का नाम मनोज बताया था और लड़की के साथ प्रेम संबंध बनाए, साथ ही लड़की का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके लड़की के साथ रेप भी किया और पुलिस ने इखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। तीस मई से बीजेपी एक महीने का महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है और इससे पहले देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग भी हुई। बीजेपी घर घर जाकर जनसंपर्क करेगी और फोकस उन सीटों पर होगा जहां जहां पीछे रह गए थे। कार्य समिति में कहा गया है कि सीएम से लेकर सरपंच तक और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को जनसंपर्क अभियान में जुटना होगा। कार्य समिति में पहली बार सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। मीटिंग में महाजनसंपर्क अभियान का रोड मैप साझा किया गया। अभियान के फोकस में नैनीताल और हरिद्वार जैसी संसदीय सीटें भी रहेंगी। उत्तराखंड की हर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे मिलकर जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे यात्राएं निकालेंगे, लाभार्थी तक संपर्क करेंगे। हर बूथ पर पार्टी का कार्यकर्ता हर घर पे जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेगा। केंद्र सरकार के 10वें वर्ष में प्रवेश का जो तिथि है 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम, जो जनसंपर्क के कार्यक्रम है, प्रदेश के ऐसे वरिष्ठतम नागरिकों से संपर्क के कार्यक्रम है और विकास की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार विकास योजना, उसके लिए कार्य योजना हमने तैयार की है, उसका व्यापक स्वरूप। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है और एक बार फिर से पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही पूरे कैंपेन को चलाने की तैयारी है। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पार्टी नेताओं से कहा कि मोदी का नाम और काम दोनों बोलते हैं, इसीलिए हर आदमी तक केंद्र की पिछले 9 साल की उपलब्धियां पहुंचनी चाहिए। इसी लाइन को पकड़ते हुए बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में जाएगी। पार्टी का नारा अब थोड़ा सा अलग होगा। घर घर जाकर वोट देने की अपील के बजाय पार्टी अब प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने की अपील करेगी। अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे हमारे, क्योंकि हमारा धर्म क्षेत्र है, पूरा संत महात्माओं का बड़ा योगदान है। ऐसे सब लोगों से मोदी जी को आशीर्वाद वो लोग दें, इस भाव के साथ हमने विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क कर उनके मोबाइल से मिस कॉल के माध्यम से और हम लोग उनका आशीर्वाद मोदी जी तक पहुंचाएंगे। बीजेपी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कैसे भुनाना है। 4 साल पहले चुने गए सांसदों को भी पीएम मोदी के नाम का सहारा है। सांसद अजय भट्ट का कहना है कि मोदी जी पर मजदूर से लेकर हर वर्ग के लोगों का अटूट भरोसा है और हम 2024 को भारी बहुमत से जीतेंगे। छोटे को, बड़े को, कंकड़ तोड़ने वाले को, बेलचा लगाने वाले को, मजदूर से लेकर उच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों को और मीडियम वर्ग के लोगों को अटूट विश्वास है। आज आपको लगता है कि 2 सीटों पे चैलेंज रहेगा? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ लूज कर गए थे विधानसभा में। आप चिंता मत करिए, हम भारी मेजोरिटी से जीत के आने वाले हैं। यानी एक बार फिर पीएम मोदी का नाम ही नेताओं की चुनावी नैया का खेवनहार बनेगा। इसीलिए पार्टी ने भी तय किया है कि इस बार वोट नहीं, आशीर्वाद चलेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद चल रही है। आज टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम कॉर्बेट पार्क से लाई गई बाघिन को राजाजी की मोतीचूर रेंज में छोड़ा। बाघिन को 2 दिन पहले कॉर्बेट पार्क से लाया गया था। राजाजी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी के शौकीनों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहता है और इसीलिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए यहां पर बाघों की संख्या बढ़ाने की कवायद चल रही है।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मादा बाघ को ट्रांसलोकेट करना इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा और आने वाले वक्त में और बाघों को भी यहाँ लाया जाएगा। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है, हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। पौड़ी की सड़क में एक साथ 3 गुलदारों की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है। ये 3 गुलदार एक साथ पौड़ी टेका मार्ग में नजर आए हैं, जिससे वन विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पौड़ी टेका मार्ग पर रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए लोग निकला करते हैं। वहीं वन विभाग का ये कहना है कि बुआखाल क्षेत्र के पास भी गुलदार की सक्रियता की सूचना मिल रही है। ऐसे में दोनों इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। द्वारा लगातार जो है इस संबंध में जो है रात्रि गश्त की जा रही है और दिन को भी जो है इसके मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए हमने पौड़ी शहर में कैमरे लगाए थे, लेकिन जो है 1 महीने तक पूरी शांति बनी रही और 1 महीने बाद फिर जो है 2-3 दिन से जो है गुलदारों का जो है वो हो रही है, जिसके कि मतलब हम लगातार गश्त कर रहे हैं। बुआखाल से और टेका तक गश्त करते रहते हैं। और रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसी कड़ी में वन विभाग ने पुछड़ी, कालू सैयद, नई बस्ती में अतिक्रमण चिन्हित किया हुआ है। इसको लेकर गुरुवार को विभाग ने क्षेत्र में मुनादी भी करवाई, जिसके बाद इस क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी रोष है। जिसके बाद शनिवार को लगातार दूसरे दिन यहां के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया। में घर बनाने में कितना पैसा लगता है आप बताइए। हम कहाँ जाएंगे, हमारे जानवर हैं, हम हैं, कहाँ जाएंगे बताइए। बताओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा घर मत तोड़िए। जब तोड़ना था तो हमें बसाया क्यों है। रामनगर में वन विभाग के प्रति लोगों का रोष अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दायरे में कई मंदिर आ रखे हैं, जिसके बाद लोग अब वन विभाग के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। यहाँ के सावलदे पूर्वी में वन दुर्गा देवी का मंदिर कॉर्बेट की जमीन पर है, जिसे हटाने से पहले कॉर्बेट प्रशासन ने नोटिस भी दिया था, जिसे देखकर ग्रामीण आक्रोशित है और इस आक्रोश की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन ग्रामीणों ने रामनगर पहुंचकर कॉर्बेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। वो मजार और मंदिर जब कॉर्बेट प्रशासन कॉर्बेट बना ही नहीं था, कॉर्बेट का निर्माण ही नहीं हुआ तो उससे पहले बने हुए हैं। और जो इस तरीके से जो कानून नियमों को ताक पर रखे हुए जो कॉर्बेट प्रशासन तोड़ रहा है, उसके खिलाफ सारी जनता एकजुट है और उसे हम लोग यहाँ पर आज सांकेतिक धरना और एक ज्ञापन देने आए हैं। क्या उत्तराखंड में निकाय चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद होंगे? क्या सरकार निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है? कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के अभी से आक्रामक तेवर नजर आने लग गए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टाल सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने अभी से अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। कर्नाटक चुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस के नेता समय पर निकाय चुनाव चाहते हैं और यही नहीं, निकाय चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकती है। तो देखिए, सरकार का विषय है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोशिश करी थी, लोग वहाँ हाईकोर्ट चले गए। यहाँ पे ये कोशिश करेंगे क्योंकि ये घबराए हुए हैं, ये चाहेंगे पहले लोकसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो हम लोग भी कोर्ट जाएंगे। हम समय पे चाहते हैं चुनाव, हम तैयार हैं। हम हर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और चुनौती के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हालांकि कांग्रेस की आशंका से दूर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समय पर निकाय चुनाव होने का दावा कर रहे हैं। सरकार टालने वाले निर्वाचन आयोग जिस दिन कहेगा हमारी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है नगर पालिका नगर निगम चुनाव पहले हो और हम उन चुनाव भी हासिल करें। कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है। कांग्रेस के नेता कर्नाटक में बीजेपी की हार को उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी भुनाने की फिराक में। ऐसे में अगर निकाय चुनाव लोकसभा के बाद होते हैं तो कांग्रेस का बना बनाया माहौल बिगड़ सकता है। जाहिर है कांग्रेस को यही डर सता रहा है।
एक बहुत पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। कर्नाटक चुनाव की जीत कांग्रेस के लिए वो तिनका है जिस पर सवार होकर देवभूमि उत्तराखंड में भी आने वाले समय में निकाय चुनावों को जीतने का सपना कांग्रेस देख रही है। शैली निग्गी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। देहरादून में रह रही पूर्व पीएम वीपी सिंह की पोती अद्रिजा ने अपने पति अर्केश के खिलाफ मारपीट की धाराओं में थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल अद्रिजा और उसके पति अर्केश का लंबे वक्त से आपसी विवाद चल रहा था, जिस पर अद्रिजा ने थाने में डाक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामले को लेकर एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया है, आगे की कार्रवाई जारी है। ओडिशा के पूर्व सीएम के पोते हैं अर्केश और पत्नी अद्रिजा के साथ राजपुर में रहते हैं। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट था। इस प्रकरण को लेकर के जो महिला हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन राजपुर थाने में भेजी गई है डाक द्वारा। उस एप्लीकेशन के प्राप्त होने पर उसमें जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गर्मियां बढ़ते ही बिजली की मार अब आम जनता पर भारी पड़ने लग गई है और सोमवार से उत्तराखंड के लोगों को बिजली कटौती से दो चार होना पड़ सकता है, जिसका बड़ा कारण प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली की डिमांड है। लेकिन उत्पादन की बात करें तो यूजीवीएनएल हर दिन केवल 12 मिलियन यूनिट ही उत्पादन कर रहा है और प्रदेश में खपत करीब 50 मिलियन यूनिट हर दिन डिमांड की है। और इस डिमांड के चलते हर दिन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन केवल 40 मिलियन यूनिट बिजली की व्यवस्था ही कर पा रहा है। यूपीसीएल को बाजार से महंगी बिजली खरीद रहा है और वहीं पर अब अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से अगर बाजार में बिजली के दाम कम नहीं हुए तो आम जनता को बिजली कटौती झेलनी पड़ेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। इस बार यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम के लिए है और इसी बात का फायदा साइबर ठग उठा रखे हैं। हेली सेवा वाले यात्रियों को अपना शिकार बना रखे हैं। देखिए, केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग में फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने आईआरसीटीसी को हेलीकॉप्टर के टिकट बुकिंग का जिम्मा सौंपा है। बावजूद इसके साइबर ठग यात्रियों को ठगने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसके लिए आज साइबर ठगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ठगी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक साइबर ठग से न्यूज 18 के संवाददाता ने केदारनाथ जाने के लिए हेली टिकट बुकिंग करने को लेकर बात की, जिसमें साइबर ठग ने आधे पैसे पहले भेजने की बात कही और एक क्यूआर कोड भी भेज दिया। तो मुझे एक्चुअली मेरी फैमिली के साथ केदारनाथ जाना है। 4 लोग हैं हम। कितने पर्सन हैं आप लोगों में? 4 पर्सन है। डेट कौन सा रहेगा? हम 28 या 29 जो भी आप बताइए। 28 या 29। ये 1 वे रहेगा या 2 वे रहेगा? 2 वे। 2 वे का मैं दे पाऊंगा। गुप्त काशी से खाली नहीं है। 28 खाता सिर्फ खाली नहीं, गुप्त काशी से खाली है मेरे पास अभी अवेलेबल। 7 टिकट बचा हुआ है। ठीक है, 7 टिकट में कंफर्म अगर आपको करना है तो सभी का आधार कार्ड, एक मेल आईडी व्हाट्सएप कीजिए और 50% अमाउंट आपको पहले क्लियर करना होगा। 50% टिकट दूंगा, उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड आपको मैं व्हाट्सएप करूँ या क्या करूँ? हाँ, आधार कार्ड आपको व्हाट्सएप करना होगा और ये मैं पेमेंट होगा सर। ओके। तो मुझे अमाउंट कैसे आपको भेजना, मतलब भेजना कैसे? अमाउंट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो अकाउंट डिटेल मिलेगा, अगर ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो काउंटर पे आकर के लाइन में लगना होगा। तो ऑफलाइन में कहाँ पे करना पड़ेगा? सिरसी में आना पड़ेगा। अच्छा, सिरसी में। वहीं मामले में एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए केवल आईआरसीटीसी को जिम्मेदारी है और यात्री केवल अपने टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी से ही करवाएं। अभी तक एसटीएफ 25 फर्जी साइट्स बंद करवा चुकी है। साइट्स बनी है जो कि केदारनाथ हेली टिकट को देने का क्लेम कर रही हैं। उन सब के विरुद्ध पहले पूर्व में लगभग 16 वेबसाइट्स डाउन कराई गई थी। अभी पिछले 2 दिनों में हमने 9 वेबसाइट्स और डाउन कराई हैं। साइबर ठग लगातार फ्रॉड के नए तरीके इजाद कर रहे हैं, इसलिए केदारनाथ हेली सर्विस के लिए टिकट सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही बुक करवाएं और सचेत रहकर सुरक्षित रहें।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से 17 मई को ही हो चुकी थी और 19 मई को यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से रवाना किया गया था, जो आज करीब सुबह 9 बजकर हेमकुंड साहिब पहुंचा। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब को 5 प्यारों की अगुवाई में दीवान हॉल में स्थापित किया गया और फिर 10 बजे साल की पहली अरदास पढ़ी गई, जिसके बाद शब्द कीर्तन किया गया। वहीं पहले दिन करीब 1500 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। दास एवं इस साल की यात्रा का शुभ आरंभ हुआ है और जयकारों की गूंज में ये इस साल की यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं द्वारा, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा और सभी प्रशासन द्वारा के सहयोग द्वारा इस साल यात्रा जो है आज खोल दी गई है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में खुल गए हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के मुख की पूजा की जाती है। कपाट खुलने से पहले भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए। इससे पहले 18 मई को भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपेश्वर से रुद्रनाथ धाम के लिए रवाना की गई थी, जो कि 19 मई को रुद्रनाथ धाम पहुंची और 20 मई को सुबह भगवान रुद्रनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। और पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से अपने धाम के लिए रवाना हो गई है। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली कई यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालु को आशीर्वाद देते हुए आज रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचेगी और रविवार को अंतिम रात्रि प्रवास के लिए शिविर गोंडार गांव पहुंचेगी, जिसके बाद 22 मई को डोली मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी और फिर धाम के कपाट आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। आज भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांसी गांव पहुंचेगी और कल अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंचेगी और सोमवार को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गोनार गांव से प्रस्थान कर विभिन्न यात्रा पड़ावों से होती हुई मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी। चमोली से अगली खबर, फिल्म अभिनेत्री बद्रीनाथ धाम पहुंची और यहां पर बद्री विशाल के दर्शन किए, साथ ही विशेष पूजा अर्चना की। डिम्पल कपाड़िया अपनी नातिन के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंची। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से भी यहां पर मुलाकात उन्होंने की। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर भी डिम्पल कपाड़िया खासी खुश नजर आई। और पौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी से शादी समारोह को स्थगित कर दिया है। यशपाल बेनाम की बेटी की शादी मुस्लिम युवक से हो रही थी और शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था। और यही नहीं, हिंदू संगठनों ने शादी रोकने की धमकी तक दी थी। विवाद को बढ़ता देकर अब 28 मई को होने वाली शादी को स्थगित कर दिया गया है और दबाव के चलते इसे स्थगित किया गया है। रविवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सचिवालय रक्षक का एग्जाम करवाने जा रहा है, लेकिन ये एग्जाम पारदर्शिता के साथ हो पाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आयोग की परेशानी ये है कि सिर्फ 30% स्टाफ से ही आयोग काम चला रहा है। आयोग ने अलग अलग डिपार्टमेंट से भी कर्मचारी मांगे थे, मगर उन पर भी फैसला नहीं हो पाया। विपक्ष कहता है कि आयोग को जब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा तो काम की कार्यशैली समझी जा सकती है, जबकि भर्ती गड़बड़ियों के बाद आयोग का जब स्टाफ बदला तो पूरा स्टाफ देना चाहिए था। अच्छा, अभी नहीं हो पाया। कल मैं मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से सबसे मैंने चर्चा की थी कि हमारा पद स्वीकृत में कोई 2-3 दिन पहले ही मिला था,
कि 102 पदों के ऊपर हमारी सैद्धांतिक स्वीकृति 2020 में हो गई थी, तो पद सैंक्शन कर दें हमारा। चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जिस प्रकार का इस राज्य के नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ है, इनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। बादशाह, हनी सिंह और रफ्तार जैसे रैपर्स को देखकर उत्तराखंड का यंग टैलेंट भी रैप सॉन्ग पर काम कर रहा है। इनकी खास बात है पहाड़ी भाषाओं में रैप करना, यानी कि रिदम और पोएट्री का ऐसा संगम जिसमें उत्तराखंड का कल्चर, फूड, लाइफस्टाइल आपको सब मिलेगा। गैंग मेरे भाई, जो तुम्हें ना पता चले वो स्लैंग मेरे भाई, दाजू मैगी पॉइंट में है करते हैंग मेरे भाई, गेम शुरू भी करे और करे एंड मेरे भाई। पहाड़ी गैंग मेरे भाई, जो तुम्हें ना पता चले वो स्लैंग मेरे भाई, दाजू मैगी पॉइंट में है करते हैंग मेरे भाई, गेम शुरू भी करे और करे एंड मेरे भाई। पहाड़ी बंदे सीधा जाते पहाड़ है, पहले करते थे ट्रिपलिंग, अब बैठे स्कूटी में जा रहे। हल्द्वानी सिटी का मेरे कंधों पे अब भार है, हाँ तो निकला स्क्वायर तभी मेरे सर्कल से बाहर है। पिछले कुछ सालों में पहाड़ी म्यूजिक बॉलीवुड के स्टार्स की भी पसंद बन गया है। बॉलीवुड सिंगिंग स्टार बादशाह हो या फिर सोनू निगम, पहाड़ी सिंगर को लेकर उन्होंने कई गाने भी बनाए हैं। ऐसे में उत्तराखंड का यंग टैलेंट भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उभर रहा है। कई रैपर इस बीच उभरे हैं जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा में रैप यानी कि रिदम एंड पोएट्री को इस तरह पेश कर रहे हैं जिसमें कहानी हो। प्रदेश के कई युवा इस पर काम कर रहे हैं जो बताते हैं कि इसका मकसद है लोगों को उत्तराखंड का कल्चर और जीवन शैली बताना है। हमने वहाँ से देखा है जब हमको परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था, रैप बोल के पता नहीं क्या कुछ गलत बात तो नहीं कर देंगे, पूरा लाइक एक लाइन सुनते थे कॉलेज स्कूल में, और वहाँ से और आज अच्छे स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं और जहाँ पे मतलब रैपर्स पैसा भी कमा रहे हैं परफॉर्म करके, काफ़ी आर्टिस्ट हैं यहाँ के, तो अच्छा है। पूरे इंडिया में ही बहुत अच्छा रैप कल्चर बहुत पिछले 10 सालों से बहुत ऊपर बढ़ गया है। अपना कल्चर बता रहे हैं और कहाँ रहते हैं जैसे मैंने बताया अभी, और क्या करते हैं, जैसे हमारा पहाड़ी फूड है उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ओदू झंगुरू एंड बहुत सारी चीजें हैं, कंडाली का साग, तो ऐसे कुछ भी बहुत मतलब मैनी थिंग्स जो समझे दूसरा बात कल्चर वाले और उसको हमारे तरफ अट्रैक्ट हो। पहाड़ी गैंग हल्द्वानी धार चूल्हा मेरे गानों से गूंजेगा आने वाला साल पूरा, मुझे पैसा कमाना अंबानी से भी ज्यादा। संस्कृत से लेकर गढ़वाली भाषा में भी रैप बन रहे हैं। हल्द्वानी के रहने वाले लक्ष्य आज रैप सिंगिंग की दुनिया में एक फेमस नाम है जो नेशनल लेवल पर भी कई शो में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे कल्चर काफी बड़ा है, वहाँ पे पहले से लोग कर रहे हैं, बट उत्तराखंड में क्या है, हम पहली जनरेशन है जो कर रहे हैं, तो अपना गोल यही है कि हम इंस्पायर करें, जो अभी यूथ आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा करे, और वो भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी एक पहाड़ी कम्युनिटी है, वो यूनाइट हो रही है एक तरीके से, तो उत्तराखंड का हिप हॉप बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। लोग बाबा का आशीर्वाद का संग मैं इंग्लिश भी बोलूं और हिंदी भी गाऊं पर छूटेगा ना पहाड़। कुछ अलग करने का ये हुनर भी लोगों को पसंद आ रहा है, जिसमें पहाड़ का यंग टैलेंट अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश में लगा है। हल्द्वानी से शैलेंद्र के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर जेल में बंद पूर्व आईएएस रामविलास यादव को अब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। पीएमएलए एक्ट के तहत सुधवाला जेल में यादव की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद उसे फिर सुधवाला जेल में ही दाखिल कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले करप्शन के आरोप में रामविलास जेल के अंदर बंद है।